अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, ये आईकैप की बुक चूंकि अब हो गई है अवेलेबल, तो अब ये आपको ना ग्रिड दे रहा हूँ मैं कि आपके सिलेबस में हैं क्या टॉपिक्स। ये रख लें, ज़िंदगी में काम आ जाए शायद। और ये ऑनलाइन वालों के लिए जो पहला सेक्शन बना हुआ है इंट्रोडक्शन स्टडी प्लान वाला, उसमें रख दिया मैंने, सिलेबस ग्रिड के नाम से उसमें रख दिया। ये मैंने ना आईकैप की बुक के चैप्टर रेफरेंसेस लिख दिए साथ। तो ये पहला ग्रेड है, अभी 35 से 45 हैवी ग्रेड है, ये शुरू किया है। और ये मैं आपको ग्रेड जो है वो पहला और दूसरा मिक्सचर बता रहा हूँ, यानी कभी चैप्टर किसी में ग्रेड 2 में पढ़ाना शुरू कर दूंगा, फिर ग्रेड 1 पे आ जाऊंगा। तो ग्रेड 1 और 2 जो है ये हम मिक्सचर चलाएंगे। हाँ जी, क्या हो गया? समझ नहीं आई। इजी ग्रेड कौन सी है? सारा इजी है, सारी कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी इजी है। हाँ जी, पहुंच गया सब तक? पेज मिल गया सबको? चले इसको रख लें, काम आ जाएगा कभी जिंदगी में चाहिए हुआ तो। अभी 12 हम पहले ग्रेड पे। होमवर्क दिया था। अच्छा, इसका तो जवाब यस में ही बनता है, दिया तो था। किया? नहीं किया? चले ये साफ हो जाएगा, रिजल्ट के बाद कुछ चीजें साफ हो जाएंगी, क्लास में तादाद जरा स्टेबल हो जाएगी। हैं? ऐसे ना कहो, तो आप ऐसे ना किया करना यार। आप जब होमवर्क दिया है तो वो करना है। किस किसने किया है? बस अच्छा, ये ऑनलाइन वालों के साथ तो खैर अब नहीं कर सकता है मामला, लेकिन आपकी इस हरकत से मुझे अब ये लग रहा है कि कल से ही ना दरवाजे पे 2 टीएस खड़े होंगे और होमवर्क चेक करेंगे। होमवर्क किया होगा तो क्लास के अंदर आ जाइएगा, नहीं किया होगा तो क्लास के अंदर नहीं आइएगा। वो जो FR2 वाले बैठे होंगे उनका भी हल हो जाएगा, उनका भी हल हो जाएगा। ये तो नहीं बैठा अभी क्लास में यार, जरा बाहर पीछे जो बैठर में से टूट जाए, बाहर से टीए को बुला के लाइएगा। यार कल से ना ये दोनों सवाल अब मैं कल कर रहा हूँ डिस्कस,
ये मैं कल कर रहा हूँ डिस्कस। आप लोगों ने करने हुए तो कर लीजिएगा, वरना अगर आपने होमवर्क नहीं करने तो इसका मतलब है कि फिर क्लास के साथ चलने में आपको खास इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्लास भी क्या करनी है अटेंड करके। अच्छा फजल, कल ये काम याद से, कल से ही मुझसे भी पूछ लेना भी क्लास के बाद ना कि मैंने कौन से 2 सवाल होमवर्क दिए हैं, साथ में दूसरे को भी खड़ा कर लेना। कल क्लास में एंट्री के ऊपर बैरियर है, होमवर्क दिखा देंगे रजिस्टर में किया हुआ तो अंदर आ जाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो अंदर नहीं आएंगे। और करप्शन नहीं करनी, 50-50 रुपए पकड़ के अंदर नहीं आने देना, ठीक है? सीरियसली इससे करना है कल से। ये आप कल क्लास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आप कल करके आ रहे हैं, मैं कल डिस्कस कर रहा हूं। और अगर नहीं कर रहे तो फिर आप क्लास का हिस्सा ना बनिए। क्वेश्चन 5 और 7 से रिलेटेड अगर किसी के मसले हैं तो वो कल कर रहे हैं डिस्कस हम। अच्छा मैंने ना वो आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल कंक्लूजन्स दिखवाए थे, तो दूसरे सेक्शन में एक बच्चे ने सवाल पूछा, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये आपसे भी बात पूछनी चाहिए। मैंने एक एस्पेक्ट तो बता दिया और दूसरा एस्पेक्ट अंडरस्टूड था, लेकिन वो इतना अंडरस्टूड मुझे नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको कंक्लूजन दिखाई थी कुछ FIFO वेटेड एवरेज करवाने के बाद। आपको कहा था इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस क्या होगा, परपेचुअल और पीरियोडिक में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है, और ये बताया था कि अगर फ्लक्चुएट कर रही है प्राइसेस तो कौन सा बेहतर है। नहीं NRV नहीं, मैंने FIFO वेटेड एवरेज जब खत्म करवा दिया था तब ये तीन बातें इनफैक्ट बताई थी। एक मैंने ये बताया था लेक्चर 8 में, अच्छा लेक्चर 8 में एक बात मैंने ये बताई थी कि प्राइसेस अगर बढ़ती चली जा रही हैं तो FIFO की इन्वेंट्री वेटेड एवरेज की इन्वेंट्री से ज़्यादा होगी। इसी पॉइंट में भी आपको 2 एस्पेक्ट और बता रहा हूं। अगर आपको लगे कि अंडरस्टूड बात है तो ठीक है, ना लिखना, क्योंकि मुझे लगा था अंडरस्टूड है, लेकिन वो दूसरे सेक्शन में एक बच्चे के सवाल से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, फिर शायद अंडरस्टूड नहीं है, तो मैं आपको ये एस्पेक्ट भी बता देता हूँ। देखिए, अगर FIFO का क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज के क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर कम आएगी कि वो भी ज़्यादा आएगी। देखें, अगर फिनिश गुड्स की बात हो रही है, फिनिश्ड गुड्स, तो फिनिश गुड्स के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स बताई थी आपको, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। नहीं, ये शुरू में आपको फार्मूले लिख के दिए थे, उनमें से एक फार्मूला है। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो ये भी हम लोग देख चुके कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जगह परचेजेज आ रही होंगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो FIFO के तहत निकला हुआ क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज वाले स्टॉक से ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि FIFO के तहत निकली हुई कॉस्ट ऑफ सेल्स वेटेड एवरेज के तहत निकली हुई कॉस्ट ऑफ सेल्स से कम होगी। मैंने आपको जो क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट दिखाया था ना, ये उसका दूसरा एस्पेक्ट है। अगर आपको लगता है कि हाँ अंडरस्टूड बात है तो बेशक ना लिखें, अगर अंडरस्टूड नहीं लगती है तो ये बात भी लिख लें। मैंने आपको कहा था कि FIFO के तहत निकला हुआ क्लोजिंग स्टॉक वेटेड एवरेज स्टॉक से ज्यादा होगा, ये बात लिखवाई थी। किन हालात में बात हो रही है, क्या पढ़ रहे हो? जब प्राइसेस बढ़ती जा रही है, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, ये पॉइंट लिखवाया था। इसी पॉइंट में ही साथ आप चाहे ब्रैकेट में, कहीं नुक्कड़ में, कहीं जगह बन रही है वहां लिख लें, उसी पेज के ऊपर कहीं कोने खुदरे में लिख लेंगे ना तो पता होगा एक पेज के ऊपर ये बातें। उसी पॉइंट में उसका दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूं। अगर अंडरस्टूड है तो बेशक ना लिखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ तो सीधी सी बात है तो बेशक ना लिखिए, लेकिन अगर नहीं लगता तो लिख लें। इसी पॉइंट से कनेक्टेड, इसी पॉइंट से रिलेटेड क्या बात हो रही है, मैंने आपको FIFO वेटेड एवरेज पढ़ाने के बाद कुछ कंक्लूजन्स बताई थी, कुछ कॉन्सेप्चुअल कंक्लूजन्स बताई थी। उनमें से एक पॉइंट ये लिखवाया था कि इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस FIFO मेथड की इन्वेंट्री FCO मेथड की इन्वेंट्री से हायर होगी। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है कि प्रॉफिट भी FIFO मेथड में FCO से ज्यादा निकलेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैं ये कह रहा हूं कि FIFO मेथड की इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा FCO के क्लोजिंग स्टॉक से।
और ये फिगर ज्यादा होगी तो आंसर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगा। फाइफो की कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी एफको की कॉस्ट ऑफ सेल्स से, और कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो फाइफो का प्रॉफिट एफको के प्रॉफिट से ज्यादा होगा। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, ये इसी के बाकी एक्सपेक्ट्स है, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मींस कॉस्ट ऑफ सेल कम है, और कॉस्ट ऑफ सेल कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये तब मैंने अंडरस्टूड लिया था, लेकिन ये अब बेहतर है कि लिख लेते हैं। मैंने ये एक्सपेक्ट बताया था, ये भी उसी बात का एक्सपेक्ट है। नहीं आ रही बात समझ में? इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस में मैंने आपको ये बात बता दी थी। अब इस बात का एक और साइड इफेक्ट भी है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आने का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल कम आ रही होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल कम आने का मतलब है प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। अच्छा, ये बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि आपको सवाल में एक 2-3 नंबर का पार्ट टेस्ट हो सकता है कि इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस फाइफो और एफको मेथड्स को जरा कंपेयर कर दें, जरा डिस्कस कर दें। ये बातें उनमें डिस्कस की, अंग्रेजी लिख रहे होंगे हम। ये इस हद तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है टेस्ट। ये जो समझा ये दोबारा बता दूं, या एग्जाम इंपॉर्टेंस वाली बात दोबारा बता दूं? क्या जी? ये क्या? ये सर क्यों ज्यादा होगा? हाँ, हम रीसेंट प्राइसेस ले रहे होते हैं। तो आप इस फार्मूले को देखें, अगर दिस प्लस दिस माइनस दिस है और माइनस होने वाली फिगर बढ़ी हुई आ रही है, तो एंड आंसर जो है वो ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? इनमें से एक चीज ज्यादा माइनस कर रहे हैं तो ये कम हो जाएगा ना, ये लिखा हुआ। अच्छा, अगर कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम फिगर है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट, वो एक ज्यादा फिगर होगी। ये वो बात। तो ये एक बात थी, वो मुझे जरूरत लगी कि इसको भी और वाज़ेह कर देता हूं, तो ये मैंने आपको और बता दी। चलें अब आज वाले लेक्चर पे आ जाए। आपसे इस चैप्टर में कॉस्ट की कैलकुलेशन, एनआरवी, ये टेस्ट हो सकती है, ये हो गई प्रैक्टिस, और क्वेश्चन 5 और 7 होमवर्क, ये भी इसकी मजीद प्रैक्टिस होगी। अब मैं आपको करा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज टेस्ट हो सकती हैं, जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड सवाल हो सकता है। जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं, ये आपसे टेस्ट हो सकती हैं। अच्छा, कॉस्ट कैलकुलेशन के क्वेश्चंस में जो फाइफो, वेटेड एवरेज, ये चीजें प्रैक्टिस की थी। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स की बात हो रही है या ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स की बात हो रही है, मैं फाइफो वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स का स्टोर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स के स्टोर की कैलकुलेशन कर रहे हैं? कैलकुलेशन एक जैसी है, कैलकुलेशन तरीके सब एक जैसे हैं। फर्क कहां पर आ रहा है? बस वो जो स्टोर में इन हो रहे थे, ट्रेडिंग बिजनेस था तो वो खरीद के इन हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग था तो वो बन के इन हो रहे थे। जो उनकी पूरी कॉस्ट थी, ट्रेडिंग बिजनेस था तो वो परचेजेस थी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड थी। हमने दोनों की है प्रैक्टिस, परचेजेस वाली बात की भी प्रैक्टिस की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की भी प्रैक्टिस की है। मैंने खुद ही बना के सवाल किया था। इसी तरह से यही वाली जो कॉस्ट की कैलकुलेशन है, ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की भी हो सकती है। यानी रॉ मटेरियल का स्टोर है, रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल के एंड पे यूनिट्स बचे हुए हैं, तो उनमें अगर फाइफो वेटेड एवरेज लगना है तो वो भी ऐसी ही कैलकुलेशन होंगी, है ना? उनमें सेल की बजाय बस क्या होगा, स्टोर से आउट होते हुए, रॉ मटेरियल के स्टोर से आउट क्या हो रहा होगा? सेल्स नहीं, यूजेज, इशूड टू प्रोडक्शन। मैंने शुरू में आपको एक फैक्ट्री का पूरा एक वो पिक्चर बना के दी थी। तो रॉ मटेरियल के स्टोर से चीजें, मटेरियल कहां जा रहा है? वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन में जा रहा है ना। तो सवालों में सिर्फ सेल के वर्ड की जगह इशू आ जाएगी, बहुत मुश्किल बात होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट की कैलकुलेशन
एनआरबी की कैलकुलेशन पढ़ी है ना, तो उनमें जो FIFO वेटेड एवरेज सीखा है, चाहे वो रॉ मटेरियल स्टोर का सवाल हो चाहे वो फिनिश गुड स्टोर का सवाल हो, वही सारी कैलकुलेशन है, बिल्कुल वैसे ही FIFO वेटेड एवरेज है। एंट्रीज बताने लगा हूं। अच्छा, एंट्रीज में पहले हम कर लेते हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड, और रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं। पहले हम इस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्री सीख लेते हैं, फिर फिनिश गुड्स की भी बताऊंगा। पहले रॉ मटेरियल से रिलेटेड देखते हैं। मैं आपको जनरल एंट्रीज करा रहा हूं, इन्वेंट्री की जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनकी जनरल एंट्रीज। आपसे सवाल हो सकता है कि आपको ट्रांजेक्शंस बताई होंगी, उनकी एंट्रीज पूछी होंगी। तो मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल स्टोर की जो जो एक्टिविटीज हैं उनकी बात बता रहा हूं। अच्छा, रॉ मटेरियल के स्टोर के हवाले से अगर देखें तो क्या क्या इन आउट हो रहा होगा। रॉ मटेरियल इन हो रहा होगा स्टोर में, क्यों इन हो रहा होगा? क्योंकि हम परचेज कर रहे होंगे। आउट क्यों हो रहा होगा? क्योंकि रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के वो प्रोडक्शन में जा रहा होगा, ये वहां की मूवमेंट है। अच्छा, हो सकता है रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर जो यूनिट्स पड़े हैं वो खराब भी हो रहे हो, तो उनकी खराब होने की भी अकाउंटिंग होगी। हो सकता है रॉ मटेरियल की एंड के ऊपर कोई एनआरबी का मसला भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो सारी ट्रांजेक्शंस करते हैं जी। हाँ जी, लॉस वगैरह भी, यानी जो जो रॉ मटेरियल के स्टोर में इन्वेंट्री के साथ मामलात हो रहे होंगे उनकी मैं आपको एंट्रीज बताने लगा हूं। तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कंप्लीटनेस के लिए मैं आपको रैंडमली एंट्रीज बता रहा हूं। अच्छा, ये आप दोबारा बेशक ना बनाएं, ये मैं बता रहा हूं जो उस दिन आपको मैंने एक फैक्ट्री के पूरा एक फ्लो बताया था। तो मैंने रॉ मटेरियल का स्टोर और कहा था कि इसमें साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर इन क्या था, परचेजेस, और साल के एंड पे क्लोजिंग। तो बाकी यहां से क्या हो रहा था, वो वर्क इन प्रोसेस को इशू हो रहा था। ठीक है, ये चीज बताई थी। ये जो मैं आपको आज एंट्रीज बताऊंगा ना, इनमें से कुछ नाम आपको भी फिलहाल, वैसे तो सारे नाम जाने पहचाने ही होंगे, लेकिन कुछ नाम अभी हम इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी इस चैप्टर में डिस्कशन का मकसद सिर्फ मटेरियल इन्वेंट्री है। कुछ नाम मैं एंट्रीज में लिखूंगा जरूर, लेकिन उनके ऊपर आगे चैप्टर्स आ रहे हैं। ये मैंने उस दिन वाली बात यहां पर दोबारा दिखाई है कि मटेरियल के स्टोर में इन है कि परचेजेस हो रही हैं, आउट है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को जा रहा है। अच्छा, सप्लायर को वापस भी कर सकते हैं, परचेज रिटर्न्स भी हो सकती हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस को चीजें, मटेरियल इशू हुआ था, वापस भी आ सकता है कि ज्यादा हो गया बस भाई वापस रख लो, हो सकता है ऐसा। और स्टोर में क्या हो सकता है, प्रोसेस कहां से होगा, इसमें खराब हो सकते हैं, इन्वेंट्री आइटम्स हैं वो खराब हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा पिछले जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा था तो वहां पर एक चीज सिखाई थी, डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या होता है? वो रेड टी शर्ट उधर नहीं, आपके पीछे, हाँ जी, ये जो अपनी ग्लासेस उतारी हैं जिसने भी। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? क्या हो गया यार, डायरेक्ट मटेरियल पूछा है। हाँ जी, जो जितना भी पता बता दो। नहीं नहीं, वो रेड टी शर्ट वाला वो। जी बेटा, जितना जैसा भी पता है वो बता दो। डायरेक्ट मटेरियल कुछ तो बता दे यार। अच्छा चले, नहीं मूड आप, ये रेड टी शर्ट तकरीबन मैरून टी शर्ट। हाँ जी, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इस्तेमाल हो। अच्छा ठीक है, चले, और ठीक है, ये बात भी ठीक है, कुछ और किसी को बेहतर। हाँ जी, हाँ जी, वो मटेरियल जो फिजिकली प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, ये मैंने कहा था। नहीं, जरूरी नहीं, नजर आना जरूरी नहीं है। ये आप जिस बेंच पे बैठे हुए जरूरी नहीं है कि इसमें लगा हुआ मेटल नजर आ रहा हो, ऊपर तो कवर चढ़ा हुआ है, नजर आना जरूरी नहीं है। वो जो फिजिकल हिस्सा, वो भी हर एक पे डिपेंड करता है कितना को फील हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, लेकिन फिजिकली जो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया वो डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे मैंने मिसाल दी है कि जूतों की मिसाल गालिबन दी थी, या फुटबॉल की मिसाल दी थी कि जो चमड़ा है वो फुटबॉल का हिस्सा बन रहा है, जो उस पर धागा लग रहा है वो फुटबॉल का हिस्सा बन रहा है।
लेकिन किसी खास पॉलिश से उसको धोया गया किसी खास केमिकल में शाइन लाने के लिए, तो वो तो बस धुल के वो शाइन पाउडर खत्म हो गया, वो इसका हिस्सा नहीं बन सका। तो वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है, अच्छा अगर वो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है ना, तब ही ये बात पता होगी कि एक फुटबॉल बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगता है, क्योंकि उसका हिस्सा बनता है। बिजनेस को पता होगा, बिजनेस को पता होगा कि जो एक स्टैंडर्ड साइज का जूता बनता है उसके लिए कितना फुट चमड़ा लगता है, ये बात पता होगी। एक बिजनेस जो स्टैंडर्ड साइज की जैकेट सीता है उसको पता होगा कि कितने गज चमड़ा लगता है इसके लिए। एक जैकेट की मिसाल चले आ गई। अब एक जैकेट के लिए एक जो जिप लगती है पूरी, वो बिजनेस को पता होगा कितने की जिप होती है। जो 4 बटन लगते हैं पता होगा वो बटन कितने के हैं। जो चमड़ा जो कपड़ा लग रहा होता है वो पता है कितना है। तो ये सारा कुछ उस जैकेट के हिसाब से डायरेक्ट मटीरियल है। और जो भी चीज डायरेक्ट मटीरियल नहीं है, नहीं जो भी चीज नहीं, मटीरियल इटसेल्फ वो चीज होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। मटीरियल जैसे जो वॉशिंग पाउडर की मैंने मिसाल दी थी, कुछ खास केमिकल है तो केमिकल एग्जिस्ट करता है, मटेरियल कॉस्ट है। फिर इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कोई ग्लू इस्तेमाल हो रहा है, वो जैसे मैंने जूतों की मिसाल दी है, तो उस पर जो सोल्यूशन लग रहा है वो सोल्यूशन वो केमिकल फिजिकल एग्जिस्ट करता है, वो भी मटेरियल कॉस्ट है। फिर इसी तरह से हो सकता है वो जो कीलें लगती हैं, अब किसी जूते में ज़्यादा लग रही हैं किसी में कम लग रही हैं, ये मटेरियल डायरेक्ट हो भी सकता है, कीलें नहीं भी हो सकती हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है, वो भी फिजिकल एग्जिस्ट करती है, वो भी मटेरियल है। यानी जो भी खर्चा जो फिजिकल एग्जिस्ट करता है और कंज्यूम होना होता है वो मटेरियल है। अब या तो वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट कौन सा होगा? जो प्रोडक्ट के, अच्छा ये तो है पहचान, ये तो एक पहचान की गाइडेंस है कि जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है वो डायरेक्ट है। असल रूल क्या है डायरेक्ट? कि जो एक यूनिट बनाने के लिए क्लियरली ट्रेस हो सकता है कि कितने रुपए का चमड़ा, कितने रुपए का धागा, कितने रुपए के बटन, ये डायरेक्ट कॉस्ट। और जो ये नहीं हो सकता उस वाले मटेरियल को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। और ये इनडायरेक्ट मटेरियल किस नाम में लिस्ट में जाके खड़े हो जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये जो मटेरियल का स्टोर है, इस स्टोर के अंदर जूतों पे लगने वाला चमड़ा भी पड़ा हुआ है और वो जो जिस पॉलिश से उनको धोया जाना है वो भी यहां मौजूद है। यानी स्टोर के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी पड़ा हुआ है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी पड़ा हुआ। कहां से आया? खरीदा गया है। अब इस स्टोर की सारी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग बताता हूं। मटेरियल जब खरीदा जाएगा, हाँ एक बात और, कॉस्ट अकाउंटिंग में ना परपेचुअल सिस्टम ही फॉलो होता है। यानी एक बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग है और वो स्टॉक इन सब का रिकॉर्ड रख रहा है तो वो परपेचुअल ही यकीनन फॉलो कर रहा है। तो ये सारी जो मैं आपको एंट्रीज बताने लगा ये परपेचुअल ही है, ये परपेचुअल सिस्टम ही की है। पीरियोडिक सिस्टम कहीं मजबूरन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता हो तो होता हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में परपेचुअल सिस्टम ही है। यानी इसकी जो डबल एंट्रीज डिस्कस है ना आपके सिलेबस में, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो एग्जाम में भी टेस्ट होती है, वो परपेचुअल सिस्टम ही है। मटेरियल परचेज हो रहा है जी, क्या एंट्री करें? हाँ जी, मटेरियल खरीद रहे हैं, स्टोर में आ रहा है, तो ये हमारी मटेरियल एक इन्वेंट्री है। इसको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मटेरियल इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कह देते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? खरीद रहे हैं, अगर कैश पे खरीद रहे हैं तो कैश, और अगर उधार पे है तो पेएबल बन जाएगा। और अगर खरीदा हुआ वापस कर रहे हैं तो नहीं, परचेज रिटर्न नहीं होगा। यही मटेरियल की परचेजेस अगर रिटर्न हो जाए, पैसे वापस मिल जाएंगे या पेएबल कम हो जाएगा, और ये जो भी हमने इन्वेंट्री बनाई है ये कम हो जाएगी। अच्छा, जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है और जो बचपन में परचेजेस डेबिट करते आए हैं, वो पीरियोडिक सिस्टम होता था, वो पीरियोडिक सिस्टम होता था। परपेचुअल सिस्टम में परचेजेस का वर्ड नहीं आता, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री डेबिट होती है। चीजें खरीदना एसेट है। जो इंट्रो में जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो परचेजेस जो डेबिट होती थी वो पीरियोडिक सिस्टम फॉलो हो रहा होता था। हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्रीज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो परपेचुअल ही की एंट्रीज हैं बस जी। रिसीवेबल किस बात का? रिसीवेबल क्यों? खरीदा था तो पेएबल बनाया था, वापस कर दिया तो पेएबल कम हो गया।
सर एक इन्वेंट्री अकाउंट खुलना काफी है ना, ऐसे तो नहीं कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री से दूसरी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री के अकाउंट में सारे डाल सकते हैं। मिसाल यानी लेदर के लिए लेदर और अलग अकाउंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। खरीदा हुआ वापस कर दिया, और क्या क्या मटेरियल के स्टोर में हो सकता है, इशू हो सकता है। अच्छा, जब खरीद रहे हैं ना, खरीदते हुए फर्क नहीं पड़ रहा कि स्टोर में जो मटेरियल आ रहा है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सब हमारे लिए मटेरियल और स्टोर में आएगा। तो चाहे डायरेक्ट हमने खरीदा हो चाहे इनडायरेक्ट खरीदा हो, एंट्री यही है। ये बात दोबारा क्या बताया मैंने, ये चेक बड़ी छोटी क्या बताया मैंने? अच्छा, ये लाल वाला क्या बताया? दोनों इसी में आ जाएंगे। कौन दोनों इसी में आ जाएंगे? मैंने कहा है कि वो मटेरियल जो हम खरीद के स्टोर में रख रहे हैं, उस स्टोर में सारे तरह के मटेरियल, चाहे वो डायरेक्ट क्लासिफाई होने हैं चाहे वो इनडायरेक्ट, स्टोर सबके लिए एक है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट नाम इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल है चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल। अब यहां से स्टोर से निकल के मटेरियल आगे कहां जाना है? प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना है। फिर आगे वो 4 5 6 जितने भी हॉल्स हैं उनमें मुख्तलिफ प्रोसेस से वो गुजरेगा। अब स्टोर से जब निकल के वो प्रोडक्शन हाउसेज में जाना शुरू हो जाएगा तो अब वो चीज मटेरियल नहीं रह जाएगी, वो वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। तो फिर उसके लिए ना एक अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है। तो जब मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन होगा तो वो मटेरियल से निकल गया, मटेरियल हो जाएगा क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा डेबिट। अच्छा, यहां पर इतनी सी बात तो मैंने भी फिलहाल समझा दी। अब एक डेबिट और लिख रहा हूं जो भी समझा नहीं रहा, बस लिख रहा हूं क्योंकि इस पे चैप्टर अलहदा है बाद में। एक होगा डेबिट वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस WIP ना, वर्क इन प्रोसेस को कहते हैं और मशहूर नाम है, यानी आप WIP यूज करें, वर्क इन प्रोसेस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, WIP बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ये जी एक्सेप्टेबल एग्जाम में लिए ना, और क्या एक्सेप्टेबल एग्जाम के लिए ना। ये जो दूसरा डेबिट लिख रहा हूं ना, ये आगे किसी चैप्टर में जाके पढ़ना है, अभी सिर्फ लिख रहा हूं। FOH कंट्रोल नाम का एक अकाउंट होता है, बस ये एंट्री में लिख लेते हैं इसको, ये अगले चैप्टर्स में आएगा। FOH स्टैंड्स फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये FOH भी बहुत मशहूर नाम है, आप FOH यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें से किसका डेबिट किधर गया है उसके लिए बता देता हूं कि जो स्टोर से निकला है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो हो गई क्रेडिट, लेकिन अगर वो डायरेक्ट मटेरियल था तो वर्क इन प्रोसेस में, और अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है तो FOH में। अच्छा, अब ये एंट्रीज हम कर तो रहे हैं, लेकिन अमाउंट क्या है इनकी? कॉस्ट। और ये इनकी कॉस्ट कैसी है? ये वो इन्वेंट्री कार्ड से FIFO वेटेड एवरेज उससे निकल रही हैं वैल्यूज। वो जो इन्वेंट्री में हम जो आउट करते थे सेल या इशू, ये वो वहां से निकली हुई अमाउंट्स हैं जो एंट्रीज में आ रही होंगी। अभी सवाल करते हैं ना, तो हम वर्किंग के अंदर वो कार्ड बना रहे होंगे और उन वैल्यूज को यूज करके फिर ये एंट्रीज कर रहे होंगे। और अगर मशीनों से कुछ शाम में चीजें वापस आ गई कि अभी रखो कल देखेंगे, तो यही रिवर्स हो जाएगा। यही वाली रिवर्स हो जाएगी। रॉ मटेरियल स्टोर में वापस आ जाएगा, और अगर वो डायरेक्ट था तो वर्क इन प्रोसेस से वापस आया है, और अगर वो इनडायरेक्ट था तो FOH कंट्रोल से वापस आया है।
हाँ जी, और स्टोर से क्या कर लें? सर लॉस भी कर सकते हैं। लॉस कर लेते हैं। ये मिटा दो। अगर स्टोर में है लॉसेस, मिसाल के, ये मैंने मिसाल लिखी है कि फिजिकली गिनती की तो पता चला जितने होने चाहिए थे उतने नहीं है, कुछ गायब हैं। अब वो हो गए होंगे, कहीं गायब ले गया होगा चोर वोर कोई। अच्छा, फिजिकली टूट फूट भी हो सकती है, ये तो मैंने मिसाल लिखी है कि फिजिकल काउंट पे पता चला कि कुछ गायब है। वैसे भी डैमेज भी टोटली हो सकते हैं, बिल्कुल उठा के फेंक दिए वो भी लॉस्ट है, आग लग गई खराब हो गए। ये तो मिसाल लिखी है मैंने कि फिजिकल गिनते हुए शॉर्टेज है। अगर मटेरियल में जो स्टोर है उसमें मटेरियल हो गया जाया, डिपेंड करता है कि ये जो मटेरियल का जाया होना था या बिल्कुल गायब हो जाना था, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ये दो कॉन्सेप्ट समझ लें। इस नॉर्मल और जी फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज फाउंड इन फिजिकल काउंट। अच्छा अच्छा, चले मैं यार असल में कलर बड़े पसंद है ये सारे, तो ये लो। वो देखो ना, वो बुरा मान जाएगा, आगे बैठा कोई ग्रीन शर्ट पहन के। ग्रीन कलर बड़ा अच्छा है यार, हमारे मुल्क का कलर है। चले मैं पढ़ देता हूं। फॉर एग्जाम्पल E.G. शॉर्टेजेस फाउंड इन फिजिकल काउंट, ये ऐसे और ये ऐसे। अच्छा, अब ये जो लॉसेस हैं ये नॉर्मल और एबनॉर्मल ये दोनों हो सकते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल समझ लें। इन्वेंट्री स्टोर करते हुए ना, बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि कुछ लॉसेस होते ही होते हैं। जैसे आप अंडे अगर कभी खरीदने गए दुकान से, तो अंडे जो ट्रे के अंदर रखे होते हैं, अब एक ट्रे होगी उसमें पूरा वो जगह बनी होती है, अंडे उसमें रखे होते हैं, फिर ट्रे के ऊपर ट्रे, फिर ट्रे के ऊपर ट्रे। अब वो स्टोर वाला ये नहीं कर सकता कि एक एक अंडे के लिए एक बाकायदा फोम का अलग से कैरियर बनाए, एक अंडा वहां रखा हुआ है, एक अंडा वहां रखा हुआ है। वो ऐसे नहीं कर सकता। वो जो अंडों की ट्रेज हैं वो पूरी पूरी ट्रेज ही उठा के मूव होनी है। जो गाड़ी जो वहां डिलीवर करने आई है उस गाड़ी से वो ट्रेज 10-12 इकट्ठी निकलेंगी, वो लाके स्टोर में रखेगा। ये नॉर्मल हैंडलिंग ही ऐसी है। एक एक अंडे को बहुत एहतियात से नहीं रखा जा सकता, ये नॉर्मल हैंडलिंग है। इसी तरह से कभी आपने अगर कहीं कंस्ट्रक्शन होते देखी हो, मजदूर ईंटें उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो बहुत एहतियात से एक ईंट को पूरे कपड़े में लपेट के अच्छी तरह कवर करके एहतियात के साथ सीने से लगा के ऊपर रखे हैं, टूट ना जाए। ऐसा नहीं होगा। कभी देखा होगा तो अगर जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे है ना, तो यहीं से उठा के ईंटों पर फेंक रहा होता है, या 10-12 ईंटें 8 ईंटें वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, सर के ऊपर रखी और वो उठा के लेके जा रहे हैं। या वो जो एक वो हाथ वाली गाड़ी होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, है रेडी, वो जिसमें एक पहिया आगे लगा तो ऐसे उठा के आगे ले जाते हैं। तो अब उसमें वो ईंटें उठा के फेंक रहे हैं। फिर ईंटें उठा के जब वो ट्रॉली से ईंटें आई हैं तो उनको भी रख रहे हैं, तो उनको बहुत प्यार से एक एक करके नहीं रख रहे होंगे, उनको बस रखते चले जा रहे हैं। तो ये नॉर्मल हैंडलिंग है। इस हैंडलिंग में 2, 4, 5 ईंटें टूट ही जानी है। इसी तरह से वो जो अंडों की मिसाल ली थी, उनमें ट्रेज में अंडे रखते रखते नीचे जो ट्रे है उसमें कुछ ना कुछ अंडे टूट जाएंगे। फिर इसी तरह से जो मटेरियल, चाहे वो किसी भी चीज का है, कपड़ा है, चमड़ा है, वो रखना तो कहीं रैक्स में होगा ना, कहीं ना कहीं स्टोर में रखा जाएगा, तो कुछ रैक्स होंगे, कुछ शेल्फ्स बने होंगे। तो अगर उनका पाइल बनाया जाएगा तो रखते हुए निकालते हुए जो नीचे पड़े रह गए होंगे उनमें से कुछ ना कुछ खराब हो ही जाएंगे। ये कहलाते हैं नॉर्मल लॉस, कि ये तो होने ही होने हैं। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि मजदूरों ने उठा के ट्रक से निकालना है, लाके स्टोर में रखना है, तो मजदूरों की एक हैंडलिंग का तरीका है। इस दौरान में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको यही कहेंगे ना कि मिस हैंडलिंग हो रही है ना। लेकिन अगर ये सब एक नॉर्मल प्रोसीजर का हिस्सा है तो इसको नॉर्मल लॉस कहते हैं। लेकिन अगर कहीं हुआ शॉर्ट सर्किट, स्टोर में लग गई आग और फिर वहां पर 10-15 यूनिट्स जल गए, ये एबनॉर्मल है। या अगर
कोई वर्कर था, उसको कोई गुस्सा था किसी बात पे, उसके पैसे कहीं मारे हुए थे, तो वो जाते हुए को 15-20 यूनिट जेब में डाल के ले गया। ये एबनॉर्मल चीज है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल का फर्क, वो लॉसेस जो बिजनेस नेचर पे डिपेंड करते हुए उस नॉर्मली होते ही होते हैं। इन अदर वर्ड्स एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं कि ये तो होने ही थे, इतने तो होते ही हैं। प्लानिंग का हिस्सा तो कहना ठीक नहीं है। एक्सपेक्टेड लॉसेस। जैसे बाद बच्चे ना जब कैफ पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हर अटेम्प्ट का एक नॉर्मल लॉस उन्होंने एक पेपर का रखा होता है कि हर अटेम्प्ट में एक पेपर तो रहना ही रहना है, तो ये वो नॉर्मल लॉस हो गया उनका। तो स्टोर में होने वाली आइटम्स के लॉसेस नॉर्मल भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। ये नॉर्मल एबनॉर्मल वाली बात समझ आई कि नहीं? जी अच्छा ठीक है, सही है। नहीं, वो जो आप इसको इस सेंस में ले रहे हैं कि वो जो ज्यादा उनके पास इन हो गया है, या अब ये सारा जो मटेरियल का वजन है ये हैंडलिंग में ही कम ज्यादा हो रहा है ना, तो हाँ ये नॉर्मल चीजें सारी, ये सब नॉर्मल है। इसके अलावा नॉर्मल एबनॉर्मल को प्रोसेस कॉस्टिंग में दोबारा पढ़ेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में दोबारा पढ़ना है, इसको एक चैप्टर पढ़ना है प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो नॉर्मल एबनॉर्मल का फर्क कुछ समझ आया कि नहीं? चोरी होना एक तरह से ये भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अच्छा सवाल ये पूछा है कि यूनिट्स चोरी हो जाना नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये भी डिपेंड करता है कि वहां पर नॉर्म्स क्या हैं। जैसे अगर कंट्रोल्स है ही नहीं, हम लगा ही नहीं सकते, फिर जितना ज़्यादा वर्कर्स का आना जाना है, बहुत सिक्योरिटी नहीं हो सकती, तो ऐसे में बिजनेस ने भी सोचा होता है कि 2-4 यूनिट्स तो गायब हो ही जाया करेंगे, उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं होता उनके लिए 4 यूनिट्स जाए होना एबनॉर्मल होगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। नॉर्मल एबनॉर्मल का फर्क समझ आया कुछ के नहीं? जी ये मटेरियल होना मतलब मामूली सा होना, ये कंपनी की मर्जी है, मैनेजमेंट की मर्जी है, यानी कॉन्सेप्चुअली इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कह सकते हैं कि अगर मामूली सा है तो उसको वो नॉर्मल समझ लें, ऐसा हो सकता है। नॉर्मल एबनॉर्मल का फर्क क्लियर है? अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट क्या करे? अगर आपसे डबल एंट्रीज टेस्ट हो रही हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मान लेना, लेकिन नोट लिख देना कि हम इसको नॉर्मल अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको नॉर्मल अज्यूम करके ये एंट्री कर रहे हैं। मैं आपको एंट्री दोनों बता देता हूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि उस बिजनेस के नॉर्मल हालात क्या है। जैसे अगर आपको सवाल में बताया जाता है कि जो 15 यूनिट्स हैं वो मिस हैंडलिंग, मजदूरों की मिस हैंडलिंग की वजह से टूट गए, तो हमें नहीं पता कि उसका नॉर्मल प्रोसीजर क्या था, ये तो वेरी करेगा बिजनेस टू बिजनेस। तो इसलिए आप बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही कर लेना और ये नोट लिख देना कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसको नॉर्मल लॉस कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर लॉसेस का जाया होना नॉर्मल था तो इसका डेबिट जाएगा एफओएच कंट्रोल नामी अकाउंट में, और अगर ये एबनॉर्मल था तो इसको हम P&L डेबिट कर सकते हैं। अगर मटेरियल का जाया होना एक नॉर्मल लॉस है तो एफओएच कंट्रोल डेबिट, और अगर मटेरियल का जाया होना एक एबनॉर्मल लॉस है तो फिर P&L डेबिट। और मटेरियल से स्टोर से मटेरियल तो गया तो क्रेडिट रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। अमाउंट क्या होगी इसकी? कॉस्ट जो कैलकुलेशन, सारी एंट्रीज उस कैलकुलेशन से आ रही है हमारे पास। जी चाहे डायरेक्ट मटेरियल का ये नुकसान हुआ है चाहे इनडायरेक्ट का नुकसान हुआ है, वो एफओएच कंट्रोल में जाएगा। यहां पर ना मैंने ये फर्क नहीं किया कि डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसका भी नुकसान हुआ है अगर वो नॉर्मल लॉस है तो एफओएच कंट्रोल में जाएगा और एबनॉर्मल है तो P&L में जाएगा। नहीं, प्रोडक्शन वाला लॉस मटेरियल स्टोर में होने वाला काम है। जो प्रोडक्शन मशीन्स हैं उनमें जो लॉस हो रहा होगा प्रोडक्शन के दौरान, क्या वो स्टोर रॉ मटेरियल स्टोर में होने वाला नुकसान? मैंने इसी एफओएच के बारे में कहा है ना कि आप अभी लिख लें इसको, अभी हमने इस पे अलग चैप्टर पढ़ना है। एफओएच कंट्रोल अभी एक अलग चैप्टर पढ़ना है, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा है एंट्री के अंदर।
ये जो मैंने ऊपर लिखा भी है इन स्टोर में होने वाले लॉसेस, प्रोडक्शन लॉसेस ये नहीं है। प्रोडक्शन लॉसेस हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में जाके पढ़ने हैं। ये मटेरियल के स्टोर में होने वाले लॉसेस की बात कर रहा हूं। प्रोडक्शन लॉसेस से क्या मुराद है? वर्क इन प्रोसेस जो प्रोडक्शन चल रही है उस दौरान कोई अगर मटेरियल खराब हो रहा है, मशीनों के अंदर उसकी कटिंग होकर खराब हो जाता है, वो उसकी बात हो रही है। प्रोडक्शन लॉसेस तो प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा। मैंने अभी सिर्फ मटेरियल के स्टोर की एंट्रीज बताई हैं आपको। यहां होने वाला लॉस ये उसकी एंट्री, मशीन खराब हो जाती है जिसके अंदर भी चीजें बना ली तो फिर वो लॉस, वो तो I16, वो तो पीपी, वो तो रिपेयर मेंटेनेंस है, वो मटेरियल का नुकसान तो नहीं है। मशीन का लॉस तो है ना, कि बहुत प्रोसेस से काम हुआ वो तो मशीन खराब हुई ना, उस मशीन को ठीक कराना पड़ेगा, तो वो तो रिपेयर मेंटेनेंस। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रहें तो वो तो FOH की चीज़ है, फैक्ट्री के खर्चे, रिपेयर मेंटेनेंस। हम मटेरियल, उस फिजिकल चीज जो मटेरियल स्टोर में है उसकी बात कर रहे हैं, उसके लॉसेस। चमड़ा ला के रखा हुआ था, जूते बनाने का बिजनेस है, तो वो जो चमड़ा था उनमें से कुछ उठाने में, खींचने में कुछ कोने इधर उधर लग के फट गए, वो शीट बेकार हो गई, वो उठा के फेंकनी पड़ेगी, ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, ये मैं आपको अभी एंट्री तो ये कर दी है, लेकिन आगे सवाल में आके बताता हूं, अभी जबानी देख लें। अमाउंट क्या है इनकी? कॉस्ट। अगर इसकी कॉस्ट 100 रुपए है, लेट से ये 100 रुपए हो गई इन्वेंट्री क्रेडिट, लेकिन क्या पता ये जो यूनिट्स खराब हुए हैं ये किसी ना किसी कबाड़िए को बेचे जा सकते हैं, और वो जो 100 रुपए का यूनिट खराब हुआ ये शायद 15 रुपए का बिक जाए, तो ये क्रेडिट कितने से? 100 से। कैश डेबिट 15 रुपए, 85 डेबिट। इन्वेंट्री से तो आउट हो रहा है, इन्वेंट्री तो क्रेडिट होगी। अगर उसको बेच के किसी ना किसी तरह कुछ रिकवरी हो रही है तो वो कैश डेबिट है। 100 रुपए का ये था, कैश क्रेडिट हो गया। 15 रुपए का हम कबाड़िया को बेच रहे हैं तो कैश 15 रुपए डेबिट, ये भी आ जाएगा सवाल में आगे। तो जो 85 रुपए है ये उसकी एंट्री। ओके, अच्छा, ये जो एंट्रीज हम यहां कर रहे हैं ना, बस इन एंट्रीज की हद तक ये जो इन्वेंट्री चैप्टर है एंट्रीज हैं, या बस इतना कहीं ना कहीं आपको पता हो कि इनकम स्टेटमेंट या सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, इस हद तक अकाउंटिंग का नॉलेज यूज हो रहा है तो आपने डेबिट क्रेडिट सीखा हुआ होगा तो फिर ये बातें समझ आएंगी। अगर किसी ने इंट्रो पढ़ी नहीं, डेबिट क्रेडिट सीखा नहीं, तो इसलिए कह रहा था कि इंट्रो वाले लोग रिकंसिडर कर लें बात। यहां तक ये जो एंट्रीज बताई यहां तक ओके? कोई सवाल यहां तक? अब चाहे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो चाहे फिनिश गुड्स की हो, अभी हम रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं, साल के एंड पे उनकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, यानी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो मटेरियल की भी NRV हो सकती है। अगर ये सारी एंट्रीज मैं टी अकाउंट की शक्ल में आपको बताऊं, आपको मैं NRV वाली एंट्री समझाना चाह रहा हूं, इसलिए अभी तक अगर हम जितनी एंट्रीज की हैं इसका अकाउंट बना के देखें तो सबसे पहले एक BD होगा, क्यों? ओपनिंग। फिर और हमने क्या किया है? परचेज किए हैं, ये डेबिट हो रहा है। परचेज रिटर्न किए हैं, ये क्रेडिट हो रहा है। इशू टू प्रोडक्शन है, रिटर्न हो रही है। और लॉस किया है। अभी तक ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये किस अमाउंट से इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट हो रही है? कॉस्ट से। ये सारी अमाउंट्स कॉस्ट हैं, ये कॉस्ट हैं जो कि हमने उन वर्किंग से कैलकुलेट की हैं। FIFO, FCO, ये उसके तहत निकली हुई हैं। अभी तक जितना भी किया ये सब कॉस्ट पे है। अगर अभी इसका हम एक बैलेंस निकालें तो वो जो CD बैलेंस निकलेगा यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसकी अमाउंट क्या निकलेगी? इसका बैलेंस कॉस्ट ही निकलेगी। क्यों कॉस्ट निकलेगी? क्योंकि सारा कुछ कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है। तो अगर अभी इस वक्त इसका CD बैलेंस निकाला गया तो जो आंसर क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेचुरली उसकी कॉस्ट ही होगी। मिसाल के तौर पे ये यानी कॉस्ट 1200 आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई 1200, लेकिन इसकी NRV निकाली गई और NRV निकली 1000। अब हमें अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को
1200 पे रहने देना है या 1000 पे लाना है? 1000 पे लाना है। तो 1200 तो अभी बुक्स में मौजूद है, 1000 पे लेके जाना है, तो एक एंट्री करनी पड़ेगी ना। कितने से? 1000 से, 200 से। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट करनी पड़ेगी। ठीक है शाबाश, ये बता दो। तो लास्ट एंट्री है कि हमें ईयर एंड पे अगर एनआरवी की कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, एनआरवी एडजस्टमेंट एट ईयर एंड, अगर हमें एनआरवी की एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है तो जो एनआरवी की एडजस्टमेंट होती है ना, वो नॉर्मल ही कंसिडर होती है, वो एक नॉर्मल चीज ही कंसिडर होती है। तो है तो ये भी एक 200 रुपए का नुकसान ही ना, ये 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसकी एंट्री में फिर इसी तरह से एफओएच कंट्रोल में जाएगी और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। और ये एंट्री कितने से हो रही होगी? 1000 रुपए से, 200 रुपए से। ये 200 रुपए से एंट्री हो रही होगी। क्या जी? ये चीजों का पड़ा रह जाया करना, कोई दब लग जाना, कोई कट लग जाना, ये नॉर्मल है। इसी वजह से वैल्यूज डाउन हो जाना, ये नॉर्मल चीज मानी जाती है। यानी एनआरवी डाउन हो जाना एक नॉर्मल चीज कंसिडर की जाती है। क्या जी? नहीं, फिर तो ये नहीं होता ना। ये हमें कब करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट? अगर एनआरवी कॉस्ट से कम है। अगर एनआरवी ज्यादा है तो बस ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर एनआरवी कम है तो ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, वरना जरूरत नहीं है। ये बात ये लिखें भाई, फिर बात अगर ये कंफ्यूजिंग है तो ये काम कब करना है? तो करना है ये काम। अगर एनआरवी ज्यादा है तो टेंशन नहीं है फिर। चलें जी, एंट्रीज अभी इनको देखें, रिवाइज करें, मैं सुनता हूं आपसे। मैंने कहा है कि ये जो एनआरवी का कॉस्ट से कम होना है ना, ये एक नॉर्मल चीज ही समझी जाती है। यानी ये नॉर्मल होता है कि वैल्यूज कहीं ना कहीं डाउन हो ही जाया करती हैं कुछ चीजों की, तो इसको बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही समझा जाता है। लेकिन अगर ये चीजें जली हैं और उनका जलना नॉर्मल चीज नहीं थी, एक हादसा हुआ है, फिर उनकी वैल्यू डाउन हुई है, तो फिर वो एफओएच की जगह ये डेबिट हो जाए। जी अभी मैं रॉ मटेरियल बता रहा हूँ ना, नहीं वैसे ही नहीं, फिर कल करेंगे फाइनल गुड की तब देखेंगे। जी वो जो मैंने कैश की मिसाल दी थी, हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी हो सकता है। मैंने अभी जो कैश की मिसाल दी थी उसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी हो सकता है। अभी रॉ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैं रॉ मटेरियल की एंट्रीज पढ़ा रहा हूँ, फिनिश गुड्स की नहीं पढ़ाई है। रॉ मटेरियल इशू करने का कॉस्ट ऑफ सेल से क्या ताल्लुक है?
हाँ जी बताएं। एफएच को जी जी। अच्छा बाकी लोग भी सुन लें, मैं दो दफा ये बात बता दी, बाकी लोग भी सुन लें। ये जो एनआरवी का डाउन होना है ये बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल चीज ही समझी जा रही होती है। एनआरवी राइट डाउन होना ये बिजनेस में एक नॉर्मल चीज समझी जाती है, तो इसलिए इस राइट डाउन का इफेक्ट नॉर्मल लॉस के तौर पे लिया गया। इन केस कि अगर ये चीजें जाया हुई, खराब हुई, जल गई और ये एक एबनॉर्मल काम था, तो ठीक है, फिर इसकी जगह पर एफओएच की जगह पीएनएल चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही है। ये तो देखना पड़ेगा ना प्रैक्टिकली कि उस बिजनेस को क्या चीज नॉर्मल क्या नॉर्मल लग रही है। ये तो बिजनेस की नेचर टू नेचर वेरी करेगा। स्टूडेंट के लिए बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल चीज है, बाय डिफॉल्ट खराब होना नॉर्मल चीज है। एंट्री इज डन, ओके। चले एक सवाल करते हैं पास्ट पेपर्स का। फास्ट पेपर्स ये एक मिनट पॉज कर दो। अभी आप आ जाइए, पास्ट पेपर्स में से आ जाएं आप ऑटम 10 अटेम्प्ट। ऑटम मतलब सितंबर 10 अटेम्प्ट, सितंबर 2010। सितंबर 2010 और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वालिटी लिमिटेड के नाम से सवाल है। ऑटम 2010 यानी सितंबर 2010। ऑटम अटेम्प्ट सितंबर अटेम्प्ट को कहते हैं और स्प्रिंग अटेम्प्ट मार्च अटेम्प्ट को कहते हैं। यार इतनी दूर से विजन नहीं होगा कि आप उधर देख रहे होंगे, आपके पास कुछ नहीं है। सितंबर 2010 क्या जी? सितंबर वाली शेयर नहीं है, स्प्रिंग वाली है। एक पेपर में स्प्रिंग तो बॉटम का शेयर सवाल तक पहुंचे? हाँ तो पढ़े, फिर सवाल पढ़े, मैं करता हूं बोर्ड पे। इनके साथ शेयर साथ हो जाए।
ये खामोशी किसी के एहतराम में नहीं है, इसलिए है कि आप ये सवाल पढ़ रहे हैं। तो फिर इतनी सारी शक्लें इधर उधर क्या देखनी है यार, सवाल पढ़े अभी आप। चलो, जो इंसानों की तरह पढ़ रहे थे पढ़ लिया होगा। सवाल के पहले पैराग्राफ से पता चल रहा है कि मैन्युफैक्चरर है, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वॉशिंग मशीन्स। परपेचुअल मेथड फॉलो हो रहा है और कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए एफको मेथड फॉलो हो रही है। ये पहले पैराग्राफ में सब बता दिया। अगर ये परपेचुअल मेथड ना भी कहता ना, द कंपनी यूजेस परपेचुअल मेथड, तो भी परपेचुअल ही है। और ये जरूर बहरहाल बताएगा कि वेटेड एवरेज के 5 हो, ये लाजमी बताएगा वेटेड एवरेज मेथड है। पहले पैराग्राफ में किसी को कोई अंग्रेजी मजीद समझ ना आई हो। QL is a manufacturer of washing machines, full stop। अच्छा, अब आपको ट्रांजैक्शंस बताई हैं मटेरियल से रिलेटेड। अच्छा, ये SRM क्या है? ये क्या है जी SRM? हाँ जी भाई, मटेरियल है। अगर लिखा होता रॉ मटेरियल अल्फा, तो अल्फा क्या होता? बट नाम है मटेरियल का, तो ये SRM इस मटेरियल का नाम है बस। तो जून के महीने की ट्रांजैक्शंस हैं और इन सारी ट्रांजैक्शंस की मांगी हैं जनरल एंट्रीज। लेकिन चूंकि परपेचुअल है और वेटेड एवरेज मेथड है, तो एंट्रीज की अमाउंट्स कहां से आएंगे? वो कार्ड बनाना पड़ेगा। तो एंट्रीज की जगह छोड़ के, क्योंकि सवाल की ना अच्छी प्रेजेंटेशन ये होती है कि अगर तो आपसे कुछ खास रिपोर्ट या एंट्रीज मांगी हैं, जैसे इस सवाल में कह दिया कि एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं, या हो सकता है कि हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां इनकम स्टेटमेंट्स बनानी हुआ करेंगी, तो आपसे सवाल की रिक्वायरमेंट होती है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब ये खास स्टेटमेंट मांग ली है, तो अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि जो स्टेटमेंट मांगी है आंसर वहां से शुरू हो। अब उसके लिए जो चीजें चाहिए वो फिर वर्किंग्स में बनती जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा को खास स्टेटमेंट नहीं मांगी, बस आपसे कहा है कंप्यूट, कैलकुलेट, तो फिर जो आप करते जा रहे हैं काम, बस वही आंसर है। फिर उसका कोई खास पैटर्न नहीं है, बस आप जो काम करते जा रहे हैं, हाँ जो काम आप कर रहे हो वो इतनी तमीज से जरूर करें कि आपको भी पता चले क्या कर रहे हैं और पेपर मार्क करने वालों को भी पता चले क्या कर रहे हैं, ताकि उसको नंबर देने में कोई मुश्किल ना हो आपको। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, सारे क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा, बोर्ड पे करूंगा मोस्टली, जो भी क्लास में कर रहा हूँ, बाकी होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, तो हम ये चीज डिस्कस किया करेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या रखें। तो इस सवाल का फॉर्मेट क्या रखें? एंट्रीज से स्टार्ट करना है, लेकिन एंट्रीज की अमाउंट्स कहां से आएंगी वो वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि सॉल्यूशन एंट्रीज से स्टार्ट हो, तो हम एंट्रीज की जगह छोड़ लेते हैं। 10-12 एंट्रीज ही होंगी, 11 हैं, तो चले 2 पेज 3 पेज जैसे भी देख लें कितनी कितनी लाइनें, 2-3 पेज छोड़ लेते हैं और आ जाते हैं वर्किंग पे। सबसे पहले 1 जून जी, ओपनिंग बैलेंस क्या है? जी जनाब, 100 यूनिट से
ये आपको पॉइंट नंबर नहीं 100,000 है ना, कोई बात नहीं, वो ना यूनिट्स पूरे पूरे थाउजेंड्स में आंसर नहीं ना आने इसमें, या तो कोई बहुत बड़ी फिगर्स हो ना, सारी 3-3 जीरो कम से कम आ रहे हो, तो फिर तो आप रुपीज इन थाउजेंड्स कर लें, तो इसमें तो सारे 1000 में नहीं आने आंसर, तो पूरी लिख लें। 1 लाख यूनिट्स है पॉइंट नंबर 1, साल के शुरू में 1 लाख यूनिट्स हैं और 80 रुपए का एक है। क्या जी? 8 मिलियन, जी मिलियन। नंबर 2, 1.5 लाख यूनिट्स 5 जून को खरीदे हैं 85 रुपए के, तो 5 जून परचेजेस कितने? 150,000, 85 का एक, 1275 और वेटेड एवरेज है तो हम अपडेट करते जाएंगे, ये हो गए 250 और ये बन गए क्या? 20750। तो फिर रेट क्या अपडेट हो गया? 2075 को डिवाइड करेंगे 83 पॉइंट समथिंग, नो 83। वेटेड एवरेज मेथड है ना, तो मैं ये वर्किंग में बना रहा हूँ क्योंकि ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो एंट्रीज की अमाउंट्स बनेगी। यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? पॉइंट नंबर 3, स्टोर से 1.5 लाख यूनिट्स इशू हो गए, तो आउट हो गए यहां से। 6 तारीख को इशू हो गए और 150,000 इशू हुए, जो कि यही 83 वाले ही पड़े हुए थे। 1245, तो अब बैलेंस रह गया 1 लाख 83 वाले 83। नंबर 4, ये जो प्रोडक्शन को इशू हुए थे इनमें से 5,000 वापस आ गए। 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द स्टोर, ये 12 तारीख को वापस आ गए। अच्छा, रिटर्न का तरीका क्या होता है? अच्छा ठीक है, और रेट जो इशू का रेट लगाया था, तो क्या लगाया था? 83। 415,000 8715,000 105 83 8715। अच्छा, जो सवाल मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं तो उसको नहीं जरूरत लिखने की है? नहीं लिख रहे आप? क्यों नहीं लिख रहे? बाद में खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, शाबाश। लेकिन अगर बाद में तब ना समझ आया कि कहाँ था क्या था, फिर क्या करोगे? अच्छा, आप ना जब मैं बोर्ड पे सवाल सॉल्व करता हूं तो बेटा उसको नोट भी किया करें। अगर आपको ये लग रहा है ना सिर्फ के पीछे सोल्यूशन है तो सही, तो ठीक है सोल्यूशन है, लेकिन आपके हाथ से सवाल नहीं गुजरा होगा तो आप सवाल सॉल्व करने में फिर यूज टू नहीं हो पाएंगे। तो ये आप बोर्ड से जरूर नोट किया करें। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज हो गई है, मैं बोलने में ज्यादा आगे निकल गया, तो मुझे बताएं, मैं रुक जाऊंगा, आप नोट कर लें, लेकिन इसको लिखा करें और लिखने की स्पीड तेज रखा करें, बहुत तेज, क्योंकि पेपर में ना अगर आपकी लिखने की स्पीड तेज है तो 10-15 मिनट बचा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप हैं क्या करना है बचा के? वेरी गुड, जबरदस्त। ये तो आप पेपर में जब बैठे होंगे ना और आखिरी 15-20 मिनट रह गए होंगे और करने वाले 4 सवाल बाकी होंगे, फिर इसकी कीमत पता चलेगी
तो आप ना इसको जब नोट किया करें तो लिखने की स्पीड तेज रखा करें। अच्छा, पेपर में स्पीड मजीद तेज होगी जितनी आपकी नॉर्मल वैसे है, लेकिन उससे हो जाएगी तेज है। पेपर में स्पीड तेज हो जाती है, खुद ही तेज हो जाती है। कभी ना तजुर्बा कभी किसी ने करके देखा ना, वैसे तो तजुर्बा ना करना, लेकिन आप वैसे भागे ना तेज मैक्सिमम तो आपकी खास स्पीड होगी, लेकिन अगर लग जाए ना पीछे कुत्ता फिर आपके अंदर ऐसी खुदादा सलाहियतें बाहर आएंगी जो आपको पता नहीं होगा। तो पेपर में ऐसी होता है, पेपर में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन आप उससे पहले ही ज्यादा स्पीड की आदत रखें तो फिर वहां से आगे और बढ़ेगी। तो बोर्ड से लिखा करे बेटा और तेज तेज लिखा करें। और अगर पढ़ाई का टाइम जो लोग अच्छे टाइम पढ़ाई का मैनेज कर लें, तो जो क्लास वर्क है ना, आप उसको भी सॉल्व किया करें घर जाके, दोबारा उसको दोबारा सॉल्व किया करें अगर अच्छे बच्चे हैं तो। अगर नहीं तो फिर आगे मुश्किलें आएंगी इसकी। और जिसको लगता है ना कि आप इसको जाके घर दोबारा नोट करें तो रजिस्टर ज़ाया होगा, तो रजिस्टर बचा के आपने क्या करना है, फिर अगले टाइम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये रजिस्टर ना बचाने के चक्करों में रहें। 12 तारीख को रिटर्न हो गया, उसके बाद 15 तारीख को 150,000 यूनिट्स खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 150 खरीदे हैं 88.1 का, 13215। तो अब ये पोजीशन बन गई कि स्टोर में हो गए हैं 255, 86 पूरा 86। यस सर। अच्छा, मैं ना ये 4 पॉइंट्स पूरे कर दूं तेजी से, तो अब ये आप इसको फिर लिखते रहिएगा ताकि मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6, जो ये 5 वापस आए थे ये वाले, इनमें से आधे बेच दिए। अच्छा, कितने के बेचे ये बात तो एंट्री में जाके देखेंगे। यहां से कितने से आउट करें? 86 से। देखें, हमने जो यूनिट स्टोर में इन कर लिए और रेट अपडेट कर लिया, अब जब इन पड़े हुए में से उठा के बाकी बाहर बेचेंगे या फेंकेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो आउट तो यहीं से ही होंगे ना। अब उनके बदले कैश मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, वो एंट्री में आके देखेंगे। यहां से तो आउट करना है। तो इन 5000 में से आधे कितने हो गए? तो यहां से जब यूनिट्स आउट हो रहे हैं तो किस रेट पे? 86 पे जी। वो एंट्री में देखेंगे ना यार, अभी तो वर्किंग कर रहा हूं। क्या जी, क्या कह रहे हैं? जी, हो सकता है कि इनको इनमें मिक्स ना किया जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉस्ट तो उनकी वही है ना। उनको अगर अलग रखते भी और उनके ऊपर देखते कि रिपेयर करानी है नहीं करानी है, कॉस्ट तो उनकी इन्हीं में से मिक्स है ना। यहां पर हम कॉस्ट का रिकॉर्ड रख रहे हैं। अब उनमें से कुछ चीजें, जैसे ये अगर फिनिश गुड्स होती है और हम इनको बेच रहे होते, कुछ को महंगा बेच रहे होते, कुछ को सस्ता बेच रहे होते, तो बेच रहे होते, यहां तो उनकी कॉस्ट का ही रिकॉर्ड आ रहा है ना। तो वो जो डिफेक्टिव हैं, कॉस्ट तो उनकी पूरी ही थी, तो यहां तो बस इन आउट से कॉस्ट अपडेट हो रही है। कितने बने? 2500 और 86 पे जाएंगे 215,000 तो बाकी रह गया 252500 86 पे 21715 फिर चलो ये 8 करके फिर बाकी इंशाल्लाह सो कल करते हैं। पूरा 0.8 कर रहा हूँ बस, नहीं 0.7। दी रिमेनिंग, कितने रिमेनिंग? 2500 वो सप्लायर को वापस कर दिए। अब सप्लायर से उसके पैसे लें ना लें वो एंट्री का मसला है, यहां से वो आउट हो गए। और चूंकि ये परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न किस रेट पे लिखेंगे? जिस पे परचेज की थी। तो ये परचेज कौन सी थी? 85 वाली या 88 वाली? तो ये बताया तो नहीं है।
सर पर वो रिटर्न डिफेक्टिव वाले कर रहे हैं ना, तो क्योंकि बात यह है कि बेशक आपको डेट नहीं बताई, लेकिन आपको पता है कि इनमें से ये, तो ये 88 वाले थोड़ी हैं, ये 85 वाले हैं। देखें, आपको कहा था कि रिटर्न की डेट नहीं बताई कि वो किन में से हैं, तो कहा था जो आखिरी वाले खरीदे थे उनमें से हैं। लेकिन इसी को सिर्फ आंखें बंद के नहीं मान लेना। ये जो परचेज है ये 88 पे आई है बिल्कुल, लेकिन वापस सप्लायर को पता है इनमें से किए हैं। कहा तो है कि उन खराब में से बाकी आ गए, तो वो खराब थे ही ये 85 वाले, तो इसलिए इनको हम 85 पे वापस करेंगे। क्या जी? रिटर्न जिस पे ओरिजिनली थी उसी पे वापस करना है। ये बात पहले नहीं हुई कभी? हुई जी। क्या अज्यूम कर रहे हैं? नहीं, अज्यूम करने वाली क्या बात है, लिखा तो है ऑन 18 जून दी रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न, लिखा तो है। ये कितना बना? 212500 जी। टोटल रह गए 250,000। बस यहाँ से इंशाल्लाह मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। 2150 86.01 चले यहाँ से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।